बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। लड़ाई को लगभग 2.5 हफ्ते हो गए, 15-16 दिन हो गए लड़ाई चल रही है। आज 16 तारीख है, 28 तारीख को ये लड़ाई शुरू हुई थी। एक दिन आप वो डाल लें, 16 ये डाल लें आप, तो 2.5 हफ्ते हो गए लड़ाई चल रही है। और 2.5 हफ्तों के बाद ईरान ये कहता है कि हमने अब तक जितने मिसाइल और हथियार इस्तेमाल किए हैं ये आज से 10 साल से पुराने हैं। और ख़ास तौर पर जो हथियार हमने अभी डिज़ाइन किए पिछले साल जो 12 दिनों की जंग हुई थी, जून 2025 में 12 दिनों की जंग हुई थी ना ईरान की, तो उन्होंने कहा जी कि उस जंग के बाद जो हमने सीखा और जो हमने बनाया वो तो अभी हमने तक दिखाया ही नहीं किसी को, उससे तो हमने हमला ही नहीं किया किसी पे अभी तक। और ये बाकायदा ईरानी अफवाज और ईरानी वजारत खारजा बार बार ये बात कर रहे हैं। इसका सादा मतलब आप समझ जाएं कि अभी उनके पास मजीद हथियार बाकी हैं जिन्हें वो चला सकते हैं। बहरहाल ये किस किस्म का एक इत्तेहाद बनाएंगे अमेरिकन, और ये क्या जंगबंदी के बाद काम आएगा, जंगबंदी से पहले आएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास फेस सेविंग के लिए बहुत कुछ होगा एंड ऑफ द डे। बेशक आयतुल्लाह अली खामनाई जो है वो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनका बेटा आ गया, वो उसी तरह है। बेशक ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश की गई, उनको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन ईरान कंपनसेट हो सकता है अगर उसके ऊपर से सिर्फ पाबंदियां उठा दें। ईरान में ना ये कैपेसिटी बहुत है अपनी इकॉनमी खड़ी करने की। अरब ममालिक की तरह उसके पास भी तेल है और उसके पास बड़ी ज़बरदस्त लेबर भी है और 9 करोड़ लोग भी हैं, आबादी भी ठीक ठाक है। तो ईरान अपने आप को वापस खड़ा कर सकता है इस सूरत में कि उसके ऊपर से पाबंदियां हट जाएं। मुझे नहीं लगता कि ईरान को फेस सेविंग के बगैर इस लड़ाई को ख़त्म किया जा सकेगा। और उसके पास अभी भी वो मवाद मौजूद है जिसको आप एटमी मवाद कहते हैं। ये ईरानी हुकूमत, ईरानी वज़रा खुद कहते हैं हमारे पास 450 किलो यूरेनियम मौजूद है, जो 60% तक उसको हमने तैयार किया हुआ है। और जो बैनुल अक़वामी तखमीने वो ये कहते हैं कि 10 दिन अगर ईरान और काम करे तो वो एटमी धमाका कर सकता है, एटमी तजुर्बा कर सकता है। ये आलमी सतह पे मानी हुई एक हकीकत है। अब जब ईरानी हुकूमत से वज़ीर ख़ारजा से ये पूछा गया बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से, जनाब वो यूरेनियम किधर है, तो उन्होंने कहा जी वो तो अमेरिका ने बम मारे, वो ज़मीन के नीचे दब गई है कहीं पे। कितना आसान कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए। ये B-52 बॉम्बर्स लेकर आए थे पिछली मरतबा जून में, डोनाल्ड ट्रंप ने बमबारी की और ये कहा कि जनाब हमने यूरेनियम का जो ज़ख़ीरा है जहाँ पे इनका है वो हमने सारे बंकर तबाह कर दिए और सारी सुरंगें बंद कर दी हैं। तो उन्होंने भी यही कहा ईरान ने, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो ऐसे ही ठीक कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के खाते डाल दिया कि इन्होंने बमबारी की, वो नीचे दब गया। ये अब ईरान ने कह दिया। इससे पहले याद रखिएगा कि पुतिन ने एक ऑफ़र की थी डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं ये जो एटमी मवाद मौजूद है ईरान के अंदर ये मैं अपने मुल्क में ले जाता हूँ, यूरेनियम वहाँ ले जाता हूँ और चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका ने इसे मुस्तरद कर दिया था। अब नाज़रीन अमेरिका की बात मानी नहीं जा रही और दूसरी जानिब ईरान अटैक पे अटैक कर रहा है। ईरान ने 50 से ज़्यादा हमले कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, यानी 54-55 लहरें उनकी मिसाइलों की जा चुकी हैं। जबकि जो इसराइल के अंदर से एक रिपोर्ट आई है ना वो बड़ी खौफनाक है। वो रिपोर्ट ये बताती है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, यानी हफ्ते की रात लगभग 12 बजे के बाद से लेकर एतवार की रात तक की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हर 90 मिनट के बाद ईरान ने मिसाइल दागे हैं, एक नई लहर दागी है इसराइल के ऊपर और उन्होंने बड़ी तबाही फेरी है इसराइल के अंदर। ख़ास तौर पे जो क्लस्टर बम है उन्होंने जगह जगह पे आग लगाई हुई है और बहुत सारे एरियाज़ को तबाह किया है। ये इसराइली चैनल 12 के मुताबिक गुज़िश्ता रात, हफ्ते की रात से लेकर एतवार की रात तक हर 90 मिनट के बाद बमबारी हुई है। ये इसराइली चैनल कह रहा है और वो ये कह रहे हैं कि लगातार ये बमबारी हो रही है, इस बमबारी को नहीं रोका जा रहा। जबकि दूसरी जानिब ईरान ने एक और धमकी भी दी है, बल्कि एक वार्निंग दी है और कुछ इलाके खाली करने के लिए कहा है। ईरान ने कुछ तस्वीर और सबूत पेश किए हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों से हो रहे हैं, लिहाजा इसलिए यहाँ पे अड्डों में जवाबी हमला करना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही ईरान ने यह कहा कि फ़ौजी मकामात के अलावा जहाँ पे कोई अटैक हो रहे हैं या किसी तनसीब के ऊपर अटैक हुआ तो वो हमने नहीं किया, वो अमेरिका या इसराइल कर सकते हैं ताकि अरब ममालिक ईरान के साथ लड़ पड़ें। लेकिन अरब ममालिक ने कमाल सब्र का मुजाहरा किया है और उन्होंने इस लड़ाई से जितना हो सका वो उन्होंने गुरेज किया। एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान में लगभग 500 के करीब जासूस पकड़े गए हैं। बहुत सारे गद्दार पहले भी थे ईरान में, अभी भी बहुत सारे गद्दार हैं। ये प्रॉब्लम रहती है गरीब मुल्कों के अंदर, वहाँ पे गद्दार बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ईरान में जो गद्दार मिले हैं वो 500 के करीब बताए गए हैं। और ये खबर दी है पुलिस चीफ ने। उन्होंने एतवार वाले दिन बताया कि अमेरिका और इसराइल की फ़िज़ाई बमबारी के दौरान दुश्मनों को मालूमात फराहम करने के इल्ज़ाम में 500 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इनमें लगभग आधे अफराद वो हैं जो सरकारी ओहदों के ऊपर बैठे हुए थे और गिरफ्तार किए गए बाद मुश्तबा अफराद पर मुबैना तौर पर हमलों के अहदाफ की निशानदही या हमलों के मकामात की फिल्मबंदी के फुटेज दुश्मनों तक पहुंचाने के इल्ज़ामात भी हैं। ईरान ने दुबई और दोहा के हवाले से कुछ वार्निंग जारी की है और कुछ इलाकों की निशानदही की है।
इस निशानदेही में ईरान ने कहा है कि जनाब यहाँ से जो मकामी लोग हैं वो निकल जाएं, क्योंकि उनकी इत्तला के मुताबिक यहाँ पे अमरीकी फ़ौजी छुपे हुए हैं और वो अमरीकी फ़ौजियों पे अटैक करना चाहते हैं। अब वहाँ खलबली मच गई है, लोग वहाँ पे आपको पता है कि उजलत के अंदर निकलेंगे। जब इस किस्म की वार्निंग जारी की जाएगी तो ऐसे ही होगा। फिर अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप आलमी सतह पे गुस्सा कर रहे हैं, कभी नेटो के ऊपर, कभी किसी और मुल्क के ऊपर, कभी किसी और पे चढ़ाई कर रहे हैं, बहुत उजलत में है और बहुत घबराहट का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खत्म नहीं हो रही। उसने एक काम किया था मकबूलियत के लिए, वो उल्टा पड़ गया उन्हें। अमेरिका के अंदर भी मीडिया पे चढ़ाई कर दी है पीट हेगसेथ में, और उसने जो है वो अमेरिकी मीडिया को लताड़ के रख दिया। उसने कहा जी आपको डोनाल्ड ट्रंप से दुश्मनी है, आप डोनाल्ड ट्रंप से नफरत करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप से नफरत जो है वो आपके डीएनए में, आपके खून में है। कोई भी सदर अमेरिका का ऐसी कामयाबियों का ख्वाब भी नहीं देख सकता था जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। और उसके बाद कहा जी आप अधूरा सच दिखाते हैं, आप घुमा फिराकर मालूमात वो देते हैं जिससे नुकसान होता है, आप अवामी राय को ख़राब कर रहे हैं। 36 घंटे तक एयरफोर्स का जहाज उड़ाना कितना मुश्किल है, कभी आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है? कभी आप इसके ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं? आप अवामी राय को ख़राब कर रहे हैं। ट्रंप से नफरत इसकी वजह है। यानी आप हमारे कारनामे बताएं ना दुनिया को। ये जैसे पाकिस्तान में होता है, हर फौज की यही देनियत होती है, हर फौज यही चाहती है कि उनको हीरो दिखाया जाए, उनको बड़ा दिखाया जाए। अगर वो हार भी जाएं तो कहा जाए नहीं जी नहीं ये जीत गए हैं। अगर वो किसी जगह करप्शन भी करें तो बताया जाए नहीं जी करप्शन नहीं कर रहे, बहुत अच्छे लोग हैं। फौजी मेंटेलिटी ऐसी होती है, इसके हाथ में हथियार होता है ना उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो अमेरिका के अंदर भी वो मीडिया के ऊपर चढ़ दौड़े। उन्होंने कहा जी मीडिया जो है वो कसूरवार है सारी बात का। जब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन हुकूमत के हाथ में चीज़ें नहीं आ रही ना, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ईरान को काबू कैसे करें। देखिए ईरान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं आपको फिर बार बार कहता हूँ कि जब मैं ये कहता हूँ कि ईरान अच्छी लड़ाई लड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को मार नहीं पड़ रही, ईरान को ज़्यादा मार पड़ रही है। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूँ कि ईरान को जो एक चीज़ संभाल के रखनी पड़ेगी वो चेन ऑफ कमांड है। इस लड़ाई के खात्मे तक ईरान को अपनी चेन ऑफ कमांड बरकरार रखनी पड़ेगी, अपने इंपॉर्टेंट लोगों की जानें बचानी पड़ेंगी और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन जिंदा रखना पड़ेगा। और जो फौज को अहकामात देने और वहाँ तक अहकामात पहुँचने और जो पूरा इनका सिस्टम है मिसाइलों का या हथियारों का, उस तक जो कोऑर्डिनेशन का पूरा एक निज़ाम है वो कायम रखना पड़ेगा। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो गया तो फिर लंबी लड़ाई भी लड़ जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बकौल ईरानियों के उनके पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं। अब एक तरफ तो ईरान अटैक कर रहा है, ये बड़े खौफनाक अटैक ईरान ने किए। गुज़िश्ता 36-48 घंटे इसराइल के लिए बहुत मुश्किल थे, लेकिन इसराइल भी लगातार हमले कर रहा है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि वो हमले कर रहा है लबनान के ऊपर। ईरान की तफसीलात तो मैंने आपको बताई, लगभग 1350 अफराद शहीद हो गए, अब तो 1400 के करीब हो गए। और ईरान में बहुत नुकसान किया है, बड़ी बिल्डिंग तबाह की है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। लेकिन लबनान के अंदर भी लगातार हमले कर रहे हैं। 11 अफराद जो है वो गजा में शहीद हो गए हैं, और इनमें 8 पुलिस वाले हैं जो गजा में काम करते हैं, फ़लस्तीनी। और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के अंदर 2 मार्च के बाद से लेकर अब तक लबनान में 850 अफराद शहीद हो गए हैं। 107 बच्चे हैं और 66 खवातीन हैं, और 2105 अफराद वहाँ पे ज़ख्मी हैं, और बड़ी तादाद में ज़ख्मी जो हैं वो ईरान में भी हैं। तो इसराइल ब्रूटल अटैक कर रहा है, और इसमें इसराइल एक वेपन यूज़ कर रहा है जिसे कहते हैं फास्फोरस बम। ये जो फास्फोरस बम है ना, ये एक नॉर्मल साइज़ का बम होता है, इसे फायर किया जाता है। ये टैंक के ज़रिए से भी फायर होता है, अलग अलग किस्म के इसके फायर करने के तरीके हैं। ये बम जब करीब पहुंच जाता है उस इमारत के या उस टारगेट के जिसके ऊपर इसने गिरना होता है, तो 80 या 100 मीटर पहले इस बम के अंदर एक ब्लास्ट होता है, और इसमें से सफ़ेद फास्फोरस बहुत बड़ी मिकदार में उसके टुकड़े निकल के ज़मीन पे जाके गिरते हैं और वो जल रहे होते हैं। ये जो वाइट फास्फोरस है ना, इसमें आग लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। इसकी जो गर्माइश होती है ना, जो हीट होती है, वो ऐसे जैसे जहन्नुम है। मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, 1500 फ़ारेनहाइट, 815 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी खौफनाक गर्मी ये जनरेट करता है, और इसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। इसको बुझाना भी तकरीबन नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिस चीज़ पे गिरता है उसको राख बना देता है, और जिस इंसान को ये लग जाता है वो मुस्तकिल तौर पे माजूर हो जाता है, या उसकी जान, उसकी तकलीफ जो है वो बड़ी दर्दनाक होती है। तो इसको एक केमिकल हथियार की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में। तो ये वाला जो हथियार है उसे इस्तेमाल कर रहा है इसराइल, और लगातार वो ये लबनान पे भी फेंक रहा है, और लगातार इसको ईरान के ऊपर भी फेंका जा रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है। पूरी दुनिया के अंदर इन वेपन्स को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन इसराइल इन्हीं हथियारों को लगातार अभी तक इस्तेमाल कर रहा है। नाज़रीन, इसराइल का एक नशरियाती इदारा है कान, उसने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहता है कि सिक्योरिटी ज़राए से बहुत बड़ी खबर आई है, और वो खबर ये कहती है कि सिक्योरिटी हुकाम ने इसराइली हुकूमत को खबरदार कर दिया, और इसराइली हुकूमत को बताया है कि ईरान के खिलाफ जंग में किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं मिल रही। जंग के अहदाफ पर दोबारा नज़रसानी की जाए,
और चेक किया जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ईरानियों को निज़ामी हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, इसका भी एतराफ़ किया गया है। यानी ये जो दावे थे कि जनाब लोग बाहर निकल आएंगे, ईरानी निकल आएंगे, ये सारा कुछ नहीं हो सका। अमेरिका के एक सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, इनका अगर आप स्टेटमेंट देखें, इन्होंने जो बयान दिया है वो अमेरिका के लिए एक आईना दिखाने के मुतरादिफ है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने ट्रंप को इस हौलनाक और गैर मकबूल जंग में धकेला है, यानी फंसा दिया नेतन्याहू ने और एक दलदल में। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि इससे बाहर कैसे निकलना है। और वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में ईरानी शहीद हो गए हैं, हलाक हो गए हैं, वो तो लिख रहे हैं, और 13 अमरीकी फौजी मारे गए हैं। 12 दिनों में लगभग 16.5 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान हो गया है, और 32 लाख ईरानी बेघर हो चुके हैं, और 773 लबनान में लोग जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि ईरानी 10,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और इसके बावजूद हासिल कुछ नहीं हुआ। अमेरिका यानी आबनाए हुर्मुज़ भी बंद हो गई और अमेरिका ऐसी जगह फंस गया है जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा। देखिए, आबनाए हुर्मुज़ को दौरान जंग अगर अमेरिका खुलवा देता है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ खुल जाती है और उसके बाद कोई बम नहीं चलता, तो फिर ईरान की इखलाकी फतह हो जाएगी। अब अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये सोचेंगे कि अमेरिकन और अमेरिकन के जो हथियार हैं क्या वो हमारे काम के हैं। अरबों को भी अपने आप को उसी तरह इक्विप करना पड़ेगा, उसी तरह अपने मिसाइल बनाने पड़ेंगे, अपने हथियार तैयार करने पड़ेंगे जैसे ईरान ने किए। देखें, अरबों को अगर कोई खतरा है तो उनकी लड़ाई तो इसराइल के साथ हुई है माजी में, आइंदा भी ऐसा लगता है उसी के साथ होगी। और इसराइल जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, वो पोल खुल गया, सारा झाका खुल गया, सबको पता चल गया कि ये तो मिथी टूट गई इसराइल की आयरन डूम की। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जर्नैल सहाफ़ियों को बिठाकर कहते थे कि हमें इसराइल के साथ ताल्लुकात इसलिए भी बनाने चाहिए कि इसराइल के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, इंडिया जंग में फ़ायदा उठाता है, इसराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वो नाकाबिले तस्खीर है। और इस वक्त इसराइली शहर जो है वो जगह जगह पर मलबा पड़ा हुआ है जंग का, बहुत तबाही फिरी है। नेतन्याहू सामने नहीं आ पा रहा, छुपा हुआ है, मंजर आम पे आने से डर रहा है कि सामने आया, किसी जगह पे पब्लिक में आया तो पता चल जाएगा ये कहाँ पे है, उसके ऊपर अटैक हो सकता है, और पता नहीं वो अपने मुल्क में है भी या नहीं है। नाज़रीन, अभी तक जिन ममालिक ने मदद की है ईरान की, यानी ऐसी मदद की है जिसमें कुछ मदद फराहम की गई हो, अद्वियात बाकी चीज़ें, वो उनमें चाइना है, रूस है, आज़रबाईजान है और वियतनाम है। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की मदद की है भाईचारे के हवाले से कि ठीक है, आपके मुल्क पे अटैक हो रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, आपके लोग शहीद हो रहे हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हो रहा है, आपको अद्वियात की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम पहुँचा रहे हैं, तो वो इमदादी सामान जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कोई इमदादी सामान अभी तक ईरान में नहीं गया, जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह हुक्म जारी किया है कि जो रसद है उसको बढ़ाया जाए अशिया खुर्दोनोश की खलीजी ममालिक में। खलीजी ममालिक जहाँ पे मेरे ख्याल में खुराक मौजूद होगी ज़रूर, और खलीजी ममालिक में जो है खुराक वो जा भी सकती है, उनके पास पैसा भी बहुत है, यानी वहाँ खलीजी ममालिक में खुराक भिजवाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन ईरान की मदद पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। जब बाकी ममालिक कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों रहे? पाकिस्तान को चाहिए वो भी करे। लेकिन पाकिस्तान ने एक और हुक्म जारी कर दिया है, और पाकिस्तान के मीडिया को किया गया है कि कुछ भी हो जाए, अब जो आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तान का अगर कोई कार्गो गुजरता है तो उसके बारे में किसी किस्म की कोई खबर मीडिया के अंदर नहीं दी जाएगी। और एक चीज़ और है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो तफरीह के लिए भी बम मारता है। डोनाल्ड ट्रंप का अपना स्टेटमेंट है ना कि हम बार बार जजीरों पे बम मारेंगे और तफरीह के लिए मारेंगे, फ़न के लिए मारेंगे, इंजॉय करने के लिए, मज़ा लेने के लिए मारेंगे। तो जो शख्स तफरीह के लिए बम बरसाए उसे अमन का नोबल इनाम देने वाले कितने बड़े ज़हनी मरीज़ होंगे आप ये सोचें। और वो उससे बड़े ज़हनी